हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया था, उसने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको उठाया और इंडियन सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग उनको चेंज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए, जिसमें से फर्स्ट है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मतलब सेंटर और स्टेट हो, दोनों के पास में अपनी पावर्स हो, लेकिन जो सेंटर है वो मोर पावरफुल हो। ये हमने लिया है कनाडा से। सेकंड है रेजिडुअरी पावर्स इन सेंटर। रेजिडुअरी पावर्स क्या होती है? मान लो कोई एक नया सब्जेक्ट इमर्ज होकर के आया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो शेड्यूल 7 के तहत जो 3 लिस्ट बनाई गई हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, इनमें ये सब्जेक्ट है ही नहीं। मतलब ना तो सेंटर के पास है, ना स्टेट के पास है और ना कनकरेंट लिस्ट में इस सब्जेक्ट को डाला गया है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जब स्टार्ट में फ़ोन आया और फ़ोन में जब कैमरा आया, तो कैमरा सब जब जनरल लोगों के पास में पहुंचने लगा तो लोग क्या करने लगे? इसका मिसयूज करने लगे। लोग इसका MMS बना करके, मतलब किसी का भी MMS बना लेते और उसको फैला देते। इससे प्रॉब्लम होने लगी तो गवर्नमेंट के लिए ये जो सब्जेक्ट था वो एक नया सब्जेक्ट था। तो जब इस तरीके के नए सब्जेक्ट इमर्ज होकर के आते हैं तो उनके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर होती है वो सेंटर के पास में होती है। ये हमने ली है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट को बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं, रेजिडुअरी पावर्स बोलते हैं, और सेंटर के पास में इसमें पावर होती है। आर्टिकल 248 के तहत ये जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास होती हैं। अगर यूएसए से हम कंपैरिजन करें तो यूएसए में रेजिडुअरी लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर होती है स्टेट के पास में। मतलब इससे क्या पता चलता है? देखो, जो यूएसए है वो प्योर फेडरल है, इसका मतलब इंडिया जो है वो प्योर फेडरल तो नहीं है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। सेंटर के द्वारा स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर आप ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करें कि ऑफिस ऑफ गवर्नर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूज है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लेकर के। यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस तरीके से वो मांग करके रेलवे स्टेशन में अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। लेकिन अब उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उन्होंने सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल की भर्ती निकाली है और उसमें ट्रांसजेंडर के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध करवाए हैं, तो बहुत सारे, लगभग उनकी कम्युनिटी के, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, यहाँ देखिए टोटल जो हुई एप्लीकेशन आए उसमें 26 जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो भी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, ये अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि समाज का जब हर तबका आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है तो वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है ना वो हम इक्वलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। देखो, जब एक तबका बहुत आगे है और एक तबका पीछे है तो उसमें आप इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर सकते। उसमें आपको नीचे वाले तबके को उठा करके जब बड़े वाले तबके के पास में आप लेकर के आओगे तब जा करके आप इक्वलिटी मेंटेन कर पाओगे। लेकिन जब इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हर कम्युनिटी का जो लोग है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है। देखो, गवर्नमेंट वर्क करे लेकिन कम्युनिटीज़ का उसमें पार्टिसिपेशन जो न होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हम इक्वलिटी का जो एक प्रिंसिपल है उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, एक स्टडी हुई है और उस स्टडी में सामने आया है कि मिड डे मील जिन स्कूलों में दिया गया उसका बहुत ही लंबा इफेक्ट गिरा है। ये जो स्टडी है वो नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुई और इसमें इंटरजनरेशनल बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम के नाम पे न्यू स्टडी हुई। इसमें माना गया कि जिन गर्ल्स को रेगुलर मिड डे मील स्कीम के तहत में लंच मिला उन गर्ल्स में
जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा छोटे इंडियन चिल्ड्रन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला ऐसी गर्ल्स में। यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे इंडिया में हर 3 में से जो एक बच्चा होता है वो स्टंटेड होता है, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इससे क्या पता चलता है? अंडर न्यूट्रिशन का पता चलता है। अब जब बच्चों का स्टंटिंग से उनकी एक फाइट चल रही थी तो उसके ऊपर फोकस किया गया कि जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको बूस्टिंग न्यूट्रिशन दिया जाए ताकि उनकी हाइट बढ़ सके। लेकिन जो न्यूट्रिनिस्ट है उन्होंने इस चीज़ को आर्ग्यू किया कि देखो, जब आपकी एज बड़ी हो जाती है तब आपको न्यूट्रिशन देने के बजाय जब आप छोटे हो, या तो आपकी मैटरनल को, जो आपकी मदर है, उनको उनकी हेल्थ इंप्रूव की जाए, उनको अच्छे न्यूट्रिशन दिए जाएं ताकि जो बच्चा आए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी आए। या फिर जब बच्चे बहुत ही छोटी एज में होते हैं तब उनके ऊपर वर्क किया जाए और तभी हम स्टंटिंग को कम कर सकते हैं। ये 2 मेजर कारण हैं। इसी को लेकर के मिड डे मील स्कीम बनाई गई और मिड डे मील स्कीम को जब लॉन्च किया गया, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रोवाइड चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल विद ए फ्री कुक्ड मील with a minimum energy content of 450 किलो कैलोरी। इतनी कैलोरी उनको मिलनी चाहिए और ये सब कुछ इसमें डिसाइड किया गया। और जब ये दिया गया और जब लंबे समय तक इसके ऊपर वर्क रेगुलर किया गया, उसमें अब स्टडी की गई, तो ये माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज देखो, कांवड़ यात्रा को लेकर के स्पेशली जो कोर्ट है उन्होंने भी बोला है कि आपको इसको बंद करना है। क्यों? कोविड की नई वेव जो है उसके चांसेस लग रहे हैं। तो अगर आप सोशल गैदरिंग्स करेंगे, पिलग्रिमेज जो साइट हैं वहाँ पर इकट्ठे होंगे, जो आप जुलूस निकालेंगे, मतलब एक साथ मिलकर के आप आएंगे, तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। इसको लेकर के कांवड़ यात्रा को बैन कर दिया गया। यूपी में भी बैन कर दिया गया, उत्तराखंड ने खुद ने बैन कर दिया था और अब दिल्ली में भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केरला में बकरीद से पहले लोगों को खरीदारी के लिए कुछ छूट दी गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि जब आप कांवड़ यात्रा को बैन कर रहे हो तो बकरीद के लिए भी आपको बैन करना चाहिए। जब आप इतने लंबे समय से केरला में सब कुछ आपने बैन कर रखा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो अगर आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका इस प्रॉब्लम को लेकर के जो इशू आया है कि प्री बकरीद आपको कुछ छूट दी जाएगी, उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उनमें आपने जो छूट दी है वो गलत किया है। और उन्होंने थ्रेट एक तरीके से बोला है कि सुप्रीम कोर्ट आपका ये जो डिसीजन है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही इस पे डिसीजन लेगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, यूपी के बाद में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई भी प्रोसेशन नहीं होगा, कोई भी गैदरिंग्स नहीं होगी। कैपिटल में जो अपकमिंग मतलब 25 जुलाई से माना जा रहा था कि कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर कोई किसी ने भी इन लॉज को वायलेट करने की कोशिश की, द ऑर्डर सेड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन द वायलेटर विल बी प्रोसीडेड against as per the provisions of the DDMA Act 2005 section 188 of the IPC and other applicable laws। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो इवैल्यूएशन करना था कि इंडिया में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इस तरीके को इफेक्टिवनेस तरीके से आपने एनालाइज करना था कि इसको आपने अच्छे से आप इन ये जो बेसिक फाउंडेशन है जिसके ऊपर FATF वर्क करता है उसके लिए इंडिया ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन पेंडेमिक की वजह से रेगुलर उनका जो भी इवैल्यूएशन किया जाना था FATF के द्वारा वो रेगुलर एक्सटेंड किया जा रहा है सेकेंड टाइम इन व्यू ऑफ पेंडेमिक एंड इज नाउ स्लेटेड टू बी इनिशिएटेड नेक्स्ट ईयर। ऑफिशियल्स ने बोला है कि पिछली बार पेंडेमिक 2020 में स्टार्ट होने वाला था, लेकिन सितंबर अक्टूबर 2020 में जो FATF है वो इसके बारे में डिस्कशन करने वाला था, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। अब फरवरी 2021 में जब इसको एक्सटेंड किया गया तो दोबारा से अब सितंबर 2022 में बोला जा रहा है कि इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हम थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है
इसको 1989 में G7 जो कंट्रीज़ हैं उनकी समिट हुई थी पेरिस में, वहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इनके लिए जो भी थ्रेट मिले, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर आप सबको मेंटेन करना है, और अगर थ्रेट मिले, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी स्टैंडर्ड हैं, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करता है FATF। किसके खिलाफ में? टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ में और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ में, मतलब इन दोनों के ऊपर वर्क करता है। इसको लेकर के इंटरनेशनल जो पीस है, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको कोई भी थ्रेट नहीं मिलनी चाहिए। इसका जो सेक्रेटरीट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है पेरिस है, वहीं पर इसका भी सेक्रेटरीट है। इसके मेंबर कंट्रीज हैं, 37 मेंबर इसके हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है। FATF 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ऐसे कंट्रीज जिनको एक तरीके से ये धमकी देता है या उनको बोलता है कि आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आप टेरर फंडिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में सपोर्ट कर रहे हो, तो उनको FATF ग्रे लिस्ट में रख लेता है, जैसे इस समय पाकिस्तान को डाले हुआ है। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डालता है जो ग्रे लिस्ट में हैं पहले से ही और वर्क उसमें अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बोला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसी कंट्रीज जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ के नाम से या फिर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या फिर टेरिटरीज हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ये जो कंट्रीज़ हैं वो टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में रेगुलर मिली हुई होती हैं। तो इस तरीके से 2 लिस्ट FATF मेंटेन करता है। नेक्स्ट न्यूज, लोकपाल yet to get director of inquiry. More than 2 years after the Lokpal came into being, the center is yet to appoint a director of inquiry for conducting preliminary इंक्वायरी इनटू ग्राफ्ट कंप्लेंट्स। ग्राफ्ट कंप्लेंट्स होती है घूस से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती है, जो एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन के द्वारा आपको भेजी जाती हैं, उसमें लोकपाल जानकारी करने से पहले डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होता है, वो उसमें जानकारी लेगा और जानकारी लेकर के उसको CVC के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा बाय द लोकपाल, लोकपाल जो भेजता है ना CVC को, उससे पहले इस इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा इसकी जानकारी की जाएगी। ऐसा लोकायुक्त एक्ट 2013 में बोला गया था कि वहाँ पर एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा, और ये जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है वो जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे नहीं होगा। who shall be appointed by the central government for conducting preliminary inquiries referred to the Central Vigilance Commission by the लोकपाल। देखो प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आपको पूछ लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का नाम देगा, किसी कमेटी का नाम दे देंगे कि एक कमेटी होगी जिसमें PM हेड होंगे और भी होम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ये सब मिला करके। तो आपको देखो इन चीज़ों को लेकर के क्लियर कट आपको विजन होना चाहिए कि कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, को किस लेवल का जो पर्सन है वो कहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। अब CVC के बारे में हम थोड़े से बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। CVC को 1964 में के संथानम कमेटी एक बनाई गई थी। उस के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसको 1964 में बनाया गया था। 2003 में पार्लियामेंट ने CVC एक्ट के द्वारा इस CVC को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया था। ये जो CVC है वो ना तो किसी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, 2014 से 2019 के बीच में हमारे इंडिया में 326 सेडिशन केसेज जारी किए गए हैं। मतलब इतने लोगों के ऊपर सेडिशन केसेज क्या होते हैं कि आपने गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ भी बोला तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि आप हमारे कंट्री को एक तरीके से उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको हानि पहुंचा रहे हो, आपके जो हेट स्पीचेज हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी के आधार पर सेडिशन केसेज लगाए जाते हैं इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो लॉ है ना, ये तो कॉलोनियल एरा का है, कंट्रोवर्शियल है, इसको आपको हटाना चाहिए। जब ब्रिटेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जब उसने खुद ने ही इस सेडिशन लॉ को हटा दिया, तो हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? ऐसा लॉ जिसका बार बार मिसयूज किया गया सेंटर के द्वारा, और हमारे महात्मा गांधी से लेकर के बाल गंगाधर तिलक जब फ्रीडम मूवमेंट में
पार्टिसिपेट कर रहे थे उस समय उनको सप्रेस करने के लिए सेडिशन लॉ का यूज़ किया गया था। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के डाटा आए हैं, उसमें ये बोला गया है कि 326 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आसाम में दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, फॉरेन पेज से न्यूज है। फॉरेन पेज से जो न्यूज़ है उसमें चाइना ने बोला है, चाइना ने एक बात बोली है कि हमारे जो रिलेशन है ना, चाइना और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है वो यूनेस्को के द्वारा जो ग्रेट बैरियर रीफ को जो एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑन इट्स एंडेंजर्ड लिस्ट, उसके ऊपर हमारे रिश्ते पॉलिटिकल जो टेंशन है वो क्रिएट नहीं हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ, आप जब ऑस्ट्रेलिया का मैप जब आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ है और काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसका, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से भी आप देखोगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और वो रेगुलर जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है वो अपने कोरल्स को रेगुलर खोती जा रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट की वजह से रेगुलर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ओशियंस हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने की वजह से जो कोरल्स हैं उनकी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में आ रही है। तो 1995 से रेगुलर आफ्टर लॉसिंग हाफ ऑफ इट्स कोरल्स, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको रखा गया है ग्रेट बैरियर रीफ को। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका मेन काम ये है कि एजुकेशन, साइंस और कल्चर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन करे, ताकि जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन कर सकें। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी एक मेंबर है यूनेस्को, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, लगभग हेडक्वार्टर पेरिस में है, लेकिन लगभग 50 फील्ड ऑफिसेज हैं इसके अराउंड द वर्ल्ड। इसके 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।